हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम अपने चैप्टर 12th का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम कवर कर चुके हैं डे 1, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं डे 2 कवर। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ठीक है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपको कि अगर ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आप लिमिट पढ़ोगे और रिलेशन एंड फंक्शन अच्छी तरह से कवर करोगे। ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से कवर होने के बाद ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले उनको चैप्टर को जाके कंप्लीट करो, उसके बाद इस चैप्टर पे आओ। तो और एक चैप्टर डिफरेंशिएशन का चैप्टर है 11th क्लास में, तो वो भी आपको कवर करना है, उसके बाद ये चैप्टर आपको समझ आएगा, ठीक है। सो आज पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? देखो, लास्ट 11th में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? ये होता है डेरिवेटिव एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पे डेरिवेटिव है तो उसको कैसे दिखाते हैं हम? एफ डैश सी से दिखाते हैं, ठीक है। एफ डैश सी इज इक्वल टू, एफ डैश का मतलब है डेरिवेटिव, जिसको कहते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। देखो, जैसे हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में, ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। दिस फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। सी के ऊपर उसे डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या होना चाहिए? ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसको एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। या इसको सिंपली टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स। ये तो बात हुई सी के बारे में कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, बट अगर एफ डैश एक्स हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हमने इसी तरह पढ़ा था कि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसी से जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, वो सभी के सब इसी से बने हुए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, ठीक है। सो किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अभी हम कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ अलजेब्रा पढ़ेंगे कि जैसे कंटिन्यूटी के अलजेब्रा पढ़े थे हमने, उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी के अलजेब्रास पढ़ेंगे। सो डिफरेंशिएबिलिटी के अलजेब्रास क्या है कि भाई अगर u और v दो फंक्शन है, u प्लस v अगर कोई दो फंक्शन है, ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, देखो डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ओके। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा तो इसका मतलब है वाई डैश, तो डैश का मतलब यहाँ पे है डिफरेंशिएशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस माइनस लिखो अगर, सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यानी कि डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर ब्रैकेट में है तो उसको हम सिंपली ओपन करके भी लिख सकते हैं, ओके। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड वी। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसमें करने का तरीका है कि पहले फंक्शन एज इट इज़ लिखो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लिखो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। तो ये होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। दो फंक्शन अगर डिवीज़न में है तो क्या होगा फॉर्मूला? u बाई वी होगा, तो इसको हम लिखेंगे v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर। और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये नीचे वाला फंक्शन लिख दो और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस अब की बार पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला डिवीजन का। तो अगर दो फंक्शन है आपके पास, एक u और एक v, फंक्शन किसके हैं, वो x के फंक्शन है, तो उसको प्लस में या माइनस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है। बट अगर दो मल्टीप्लाई में है तो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, डिवीजन में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या वो कंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, थ्योरम नंबर 3 है, इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट C, then it is continuous at that point। अभी हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे इसको, प्रूव करने का तरीका क्या है। देखो अभी हम इसको लेके चलेंगे, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी कंडीशन क्या है, बिकॉज एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, देन सी पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसका क्या फॉर्मूला है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा और ये किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के बराबर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी तो वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी हैव एफ एक्स माइनस एफ सी ले लो। एफ एक्स माइनस एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स और एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक्स माइनस सी से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक्स माइनस सी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ की लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट लिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई है एक्स माइनस सी। तो लिमिट में क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो फंक्शंस को तो लिमिट में उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एक्स माइनस सी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। एक्स को अगर सी रख देंगे तो इसकी लिमिट, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट की, वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 आ गई। अब क्या होगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू रख दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ सी के बराबर आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो ये किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो हमने कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकाली हमने उस फंक्शन की एट ए पॉइंट सी और उस फंक्शन की वैल्यू निकाली एट दिस पॉइंट सी। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इससे क्या प्रूव होता है, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी,
x इज इक्वल टू सी पे ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सो इससे क्या प्रूव हो गया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन 100% कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। देखो डेरिवेटिव जो है आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो, 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव पढ़ चुके हो। ठीक है, सो यहाँ पे उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं, FOG, इस तरह के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एक फंक्शन ले लो आप 2x + 1 की होल क्यूब, fx इज इक्वल टू 2x + 1 की होल क्यूब। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्यों कह रहे हैं हम, देखो एक तो फंक्शन ये वाला है, एक तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, और एक gx इज इक्वल टू 2x + 1 है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, अब इस कंपोजिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा आपको। सो d/dx ऑफ fx कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको सिर्फ एक पॉलिनोमियल समझ लो, x⁻3। x⁻3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है nx⁻n-1। तो इसको आप कंसिडर करो सिर्फ d/dx ऑफ 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको सिर्फ आप कंसिडर करो अभी x क्यूब। ओके, और x की वैल्यू क्या है, 2x + 1 है। तो x क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो 3x² आएगा, 3, और x की जगह पे क्या रखना है, 2x + 1 रखना है। सो 2x + 1 की स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आ गया। ओके, अभी देखो ये वाला अंदर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। तो अभी डिफरेंशिएशन इसका मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है 2x + 1 का डिफरेंशिएशन। समझ के बाद पहले हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पहले हमने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद में 2x + 1 का डिफरेंशिएशन किया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 2x + 1 का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो ये आ गया 6 × 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था सिंपली। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, उसके बाद एक चेन रूल भी है। चेन रूल ऑलरेडी यही है चेन रूल। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो इसी तरह से कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। अभी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और एलेबोरेट करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है कि fx इज इक्वल टू sin x²। ठीक है, sin x का स्क्वायर है, ये sin x का होल स्क्वायर नहीं है। तो देखो एक फंक्शन तो यहाँ sin x है, दूसरा फंक्शन यहाँ x² है। तो d/dx ऑफ fx क्या होगा, पहले हम sin x का डेरिवेटिव करेंगे, d/dx ऑफ sin x²। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x की जगह पे क्या है, x² है, और d/dx ऑफ, अब इसका फंक्शन का दूसरे फंक्शन का करेंगे x², तो ये क्या आ जाएगा 2x × cos x²। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है कि fx की वैल्यू दी है उसमें tan 2x + 3। तो इसमें क्या करना है, देखो एक फंक्शन है आपका tan x का डेरिवेटिव करेंगे पहले, फिर दूसरे फंक्शन में 2x + 3 का डेरिवेटिव करेंगे। सो d/dx ऑफ fx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan 2x + 3। तो पहले tan x का डेरिवेटिव करेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec², x की जगह पे क्या रखेंगे 2x + 3 रखेंगे,
उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 2x प्लस 3 का करेंगे। ओके, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। सिंपल है बहुत। इसी तरह से हम डेरिवेटिव करते चले जाएंगे कंपोजिट फंक्शंस के। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 22 हो गया। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे उतना अच्छा रहेगा, और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 23 क्या कह रहा है कि f(x) की वैल्यू उसने दे दी है cos x स्क्वायर, साइन cos x स्क्वायर, साइन cos x स्क्वायर। ठीक है, एक तो यहाँ पे x स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन cos x स्क्वायर हो गया, और एक फंक्शन हो गया साइन। ठीक है, तो कितने भी फंक्शन हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें पहला फंक्शन कंसिडर करना है, दिस इज़ अवर साइन x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन को कंसिडर करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो ये आ जाएगा कोस एक्स क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है, कोस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ कोस को कंसिडर करना है, ये है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसमें आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोस डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तीसरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। इस माइनस को बाहर ले लो, सो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 2x को मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ माइनस 2x, और ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से करना है, तो 3 फंक्शन हो तो भी हम इसको इजीली डेरिवेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर इसके बाद करनी है 5.2 इसी पे बेस्ड है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 5.2 करने के बाद इसको चैप्टर को आगे देखना है, और जब ये एक्सरसाइज 5.2 हो जाए तो इस चैप्टर को आगे देखना शुरू करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 5.2 करनी है, उसके बाद ही इस चैप्टर को आगे देखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है कि उसमें एक्स वाई सेपरेट नहीं दिए होंगे, एक साथ ही दिए होंगे। सो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी बहुत ईजी है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम 24। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। यहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब एक एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 25 भी कुछ इसी तरह से है। इसमें क्या है, आपको एक्स और वाई सेपरेट नहीं दिए होंगे। ठीक है, सो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन कर देना है, वाई प्लस ये 25 है, वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we have, अभी आपने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, वैल्यू रखो dy अपॉन डी एक्स प्लस, अब ये डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे साइन वाई है, यहाँ वाई का फंक्शन है, ये एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, डी वाई ऑफ साइन वाई, और यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स देखो कॉमन आ गया इसमें,
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई क्या होता है कोस वाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको नीचे चला जाएगा ये, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस वाई। तो ये आ गया आपका आंसर। dy बाई डी एक्स इस तरह से निकालना है, उसमें क्या होगा x और y दोनों की टर्म्स में आपका आंसर आएगा। ओके, उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम सीखेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीका है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव। मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया आपको, यानी कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पढ़ रहे हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो देखो अगर y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स होगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन मैंने पढ़ाया आपको, इन्वर्स फंक्शन जो आपका क्लास 12th का इन्वर्स फंक्शन है उसको मैंने पढ़ाया है, उसको जाके देखो अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इन्वर्स फंक्शन का अगर है y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो x को लिख सकते हैं हम साइन y। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेटिव dx, इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ से कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का आ जाएगा 1 आ जाएगा, डी बाई डी ऑफ साइन वाई आ जाएगा कोस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स किस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस वाई। ठीक है, लेकिन आंसर आपको किस में देना है, एक्स की टर्म्स में आंसर देना है। तो अगर साइन वाई एक्स है तो कोस वाई कितना हो जाएगा, कोस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो कोस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गई। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो आपने क्या देखा कि भाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको अभी क्या है, आप इसको एज ए फॉर्मूला भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अभी इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसी फैशन में करना है, बुक में कैसे दिया है वो डोंट बॉदर अबाउट दैट, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप इसको डेरिवेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स क्या दिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10y हो जाएगी। ठीक है, अब सेम उसको क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10y। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी वाई करना पड़ेगा, 10y डी वाई अपॉन डी एक्स। 10y क्या होता है, सेक स्क्वायर y होता है इसका डिफरेंशिएशन, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये 1 आया था, सो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख दोगे, 10y की जगह x लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एज ए फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद करनी है एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 इसी पे बेस्ड है, इजीली हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले एक्सरसाइज 5.3 से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इसका,
कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर इन्वर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन है उनका डिफरेंशिएशन करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है। उससे पहले आप ये देखो कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती है एक, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, दो फंक्शन दिए होंगे इसको, y इज इक्वल टू एफ टी और x इज इक्वल टू एफ टी, दो फंक्शन यहाँ पे दे दिए। तो आपको फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी फाइंड कर लो यहाँ से, तो एफ डैश टी हो जाएगा, और dx अपॉन डी टी फाइंड कर लो तो ये हो जाएगा, इसको g मान लो, ये g फंक्शन है कोई बट है t का ही फंक्शन, तो ये आ जाएगा g डैश t, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि dy अपॉन डी टी फाइंड कर लो, यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है, और dx अपॉन डी टी यहाँ से फाइंड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 10x एंड y इज इक्वल टू 10t एंड x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये दो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दी आपको, तो आपको फाइंड करना है dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले dy अपॉन डी टी फाइंड कर लो, dy अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और dx अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, तो वैल्यू रख दो, dy अपॉन डी टी सेक स्क्वायर टी है, उसकी वैल्यू 2t है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को करने का तरीका ये है, ठीक है। अभी मैं आपको इस एक्सरसाइज नंबर 5.3 का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो शॉर्टकट तरीका है इसका, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करते हुए हम शॉर्टकट तरीके से कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 से 1 के बीच है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा मान लिया आपने, x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, कोस थीटा। तो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी x को tan थीटा मान लो, फॉर्मूला होता है ना एक, x को क्या मानो, tan थीटा मानो, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन में सब मैंने बता दिया आपको। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इन्वर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है कुछ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद। तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी, कोस 2 थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया और x इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। तो दो पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गई। सो आप क्या करो, पहले dy बाई डी थीटा फाइंड कर लो, dy बाई डी थीटा कितना आ गया, 2 आ गया, और dx बाई डी थीटा कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो अभी क्या करो आप, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करो। सो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा कितना है, 2 है, dx अपॉन डी थीटा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा है। लेकिन आपको आंसर किस में देना है, आपको आंसर x में देना है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x में सब्सटीट्यूट करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन थीटा की जगह क्या लिख दो, x लिख दो। तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल नंबर 14 में दिखा देता हूँ आपको। इसको भी ऐसे ही करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। एग्जांपल नंबर 14 क्या कहता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट
और इसकी वैल्यू जो लाई कर रही है 1/√2 x 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दो आप, साइन थीटा रख दो। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा रखने पे y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा और x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करो, डेरिवेटिव करो, तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब कोस थीटा नहीं रखना, इसको x में कन्वर्ट करना है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो आपने dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। अब dy अपॉन डी थीटा निकालो, dy अपॉन डी थीटा कितना है, 2 आ गया। अब dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा 2 आ गया, और dx अपॉन डी थीटा कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे जिन फंक्शन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सरसाइज नंबर 5.3 करने के बाद इस लेक्चर को आगे देखना है। जब तक आप एक्सरसाइज 5.3 नहीं कर लेते इस लेक्चर को आगे मत देखो, ठीक है। तो अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज 5.3 कर चुके हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, जिन फंक्शन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। जैसे आप एक फंक्शन देखो, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, या एक फंक्शन है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी कि अगर x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 4। ये देखो हर बार ये मल्टीफोल्ड बढ़ता जा रहा है। सो इट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कोई फंक्शन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो बहुत तेज़ी से तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे कुछ बेस होगा और यहाँ पे कुछ पावर होगी। तो उसकी पावर अगर बढ़ रही है x की वैल्यू रखने पे, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे 10, अब इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, y इज इक्वल टू बी टू द पावर x। b कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। अब एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि अगर इसको हमें लॉग फॉर्म में लिखना हो तो लॉग फॉर्म में लिखने का तरीका इस फंक्शन का क्या है। देखो बेस तो सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, लॉग बेस भी रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x, ओके। यहाँ पे क्या होगा कि बेस तो सेम रहेगा, लॉग इसको लिखते हैं लॉग बेस b, ठीक है, और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू हो जाएगा x, ओके। तो सिमिलर फैशन में तो इसको अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखना है, देखो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसको हमें लॉग में चेंज करना हो, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। दोनों का मीनिंग सेम है, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। दोनों का मीनिंग सेम है। अगर y इज इक्वल टू बी टू द पावर x है तो इसको अगर लॉगरिथमिक फंक्शन में हम चेंज कर देते हैं तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है, लॉग बेस b रहेगा, इसमें बेस b रहेगा, और जो वैल्यू थी अब वो वैल्यू लॉग के साथ आ जाएगी, और यहाँ पे जो पावर थी वो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी कुछ यहाँ पे देखो,
एक स्टैंडर्ड बेस होता है। स्टैंडर्ड बेस क्या होता है? अगर बेस 10 लगा हो तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेस। स्टैंडर्ड बेस में क्या होगा? लॉग बेस 10 लिखा होगा। ओके, वो होता है स्टैंडर्ड बेस। और एक होता है आपका नेचुरल बेस, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथमिक। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होगा कि लॉग बेस ई रहेगा। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है ई की वैल्यू। सो अगर बेस ई है, देखो इसको सिंपली हम लॉग लिख देते हैं, बेस 10 लिखते भी नहीं है, और इसको हम ln लिखते हैं, ln। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम इस चैप्टर में जो स्टडी करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ln का मतलब है लॉग, तो ln को ही हम लॉग लिखेंगे। वैसे नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि बेस 10 को लॉग लिखते हैं, बट यहाँ इस बुक में हम जहाँ पे लॉग लिखा होगा वहाँ पे हम मानेंगे कि ln है। ln मतलब बेस ई है उसका हमेशा। ठीक है, इस चैप्टर में ध्यान रखेंगे स्पेशली हम। तो अभी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में नहीं आई तो ये चैप्टर आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, पहले क्लास 10th में दिया होता था लॉगरिथमिक फंक्शंस, बट ये कुछ सिलेबस चेंज होने के बाद क्लास 10th से निकाल दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे पढ़ाना ज़रूरी है। तो अगर एक लॉग बेस a है और p है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस सेम कर दो, कोई भी b, वैल्यू p रख दो, और अपॉन लॉग a बेस b रहेगा और ये वैल्यू हो जाएगी a। तो ये पहली प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, तो लॉग बेस a p को मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग बेस b p लॉग बेस b a लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद है दो लॉग अगर मल्टीप्लाई में हो, दो बेस कोई b है और दो फंक्शन है p q मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में मैं क्या कर सकता हूँ? इनको सेपरेट करके प्लस कर सकता हूँ, b p लिख सकता हूँ प्लस लॉग b q लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दो लॉग अगर दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई में है, उनका लॉग हम कर रहे हैं, तो उसको हम प्लस प्लस करके भी सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है कि लॉग बेस b p स्क्वायर अगर है तो ये पावर को हम पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log b p स्क्वायर, नॉट ओनली फॉर p स्क्वायर, p टू द पावर n होगा तो यहाँ पे हम n भी लिख देंगे। ठीक है, n log b, यहाँ पे p स्क्वायर नहीं रहेगा तो खाली रहेगा 2 log b p। ठीक है, सो इसको जनरलाइज में क्या लिखेंगे कि अगर log b p टू द पावर n लिखा है तो इसको हम लिख देंगे log b p। ठीक है, अगर दो लॉग फंक्शन अगर डिवीज़न में लिखा है, बेस b x अपॉन y लिखा है, अगर डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाता है। देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाता है और डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा यहाँ पे। और आप जो है कुछ डेरिवेटिव्स पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, फर्स्ट प्रिंसिपल वाले में पढ़ चुके हो कि डेरिवेटिव्स कुछ फॉर्मूले आप वहाँ पे निकाल चुके हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उसका वैल्यू होता है e टू द पावर x, सेम डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x करेंगे तो ये हो जाता है 1 अपॉन x। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अभी कुछ हम इस पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। ये एग्जांपल यहाँ पे 29 ले लेते हैं। 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 29, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि fx दिया है इसने e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स दिया है, तो अब इसका d बाई डी एक्स ऑफ fx लिखेंगे। देखो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा? देखो एक तो e टू द पावर समथिंग है, e टू द पावर x का फंक्शन है, दूसरा माइनस x का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम e टू द पावर माइनस एक्स का,
तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सेम आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम माइनस एक्स का, ठीक है। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -e⁻−x। दूसरा फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x। तो यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन वाला रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी d/dx ऑफ साइन ऑफ log x। तो पहले साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, सो cos ऑफ log x, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, तो 1/x लिख दिया मैंने यहाँ पे cos, और यहाँ पे लिखा log x, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें ये दिया है f(x) इज इक्वल टू कोस इनवर्स e⁻x। तो ये फिर एक कंपोजिट फंक्शन है, पहले कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, सो d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ कोस इनवर्स e⁻x। पहले कोस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 - x² अंडर रूट, x क्या है, e⁻x है, सो -1/1 - e⁻x का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। फिर डेरिवेटिव करेंगे e⁻x का, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/e⁻x का जब स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 - e⁻2x का अंडर रूट, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ जाएगा। तो ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देख लो, e⁻cos x, f(x) इज इक्वल टू e⁻cos x। ये फिर एक कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने का तरीका d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻cos x। तो पहले हम e⁻x का डेरिवेटिव करेंगे, e⁻x का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा, तो e⁻cos x आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम cos x का, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सो e⁻cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, -sin x इंटू e⁻cos x, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ओके, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब उसके बाद है एक आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या है कि उसके बाद देखो, अभी इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 5.4 करनी है। 5.4 करने के बाद ही आपको नेक्स्ट इस लेक्चर को आगे देखना है। तो अभी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और आप इसको इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप एक्सरसाइज नंबर 5.4 कर चुके हो। तो 5.4 करने के बाद ही आपको इस लेक्चर को आगे देखना है, ठीक है। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है, ओके। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है हमें, देखो ये जो अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चलो इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम आगे कवर करते हैं डे 3 में, क्योंकि अभी ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे डे 3 में, तब तक देखते रहिए मैथ किंग मेकर। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस चैनल को पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच, ओके।